अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में नाशी जीव प्रबंधन पर जानकारी भाग 1। लीची के बाग में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। देश के खाद्यान्न की मुख्य नाड़ी धान फसल की बात करें तो ये सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है, लेकिन इस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान कीट और रोगों से होता है, जिसके फलस्वरूप 25% से लेकर 80% तक की हानि हो जाती है, जिसके कारण किसानों की कमर टूट जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मुख्य फसल को रोग और कीटों से कैसे बचाया जाए। तो आइए धान की इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए धान में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन के अंतर्गत क्रमवार श्रृंखला का पहला अंश प्रस्तुत कर रहे हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। किसानों की मुख्य समस्या कीट एवं रोग, आखिर क्या है इसका समाधान? धान हमारे देश की मुख्य खाद्यान्न एवं खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली फसल ही नहीं, बल्कि यहाँ के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा एवं जीविका का मुख्य स्रोत है। जिसका क्षेत्रफल वर्तमान में देश की लगभग 43.8 मिलियन हेक्टेयर है तथा इसमें लगभग 20.2 मिलियन हेक्टेयर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के अंतर्गत आता है। इतने अधिक क्षेत्रफल में की जाने वाली धान की फसल यहाँ के किसानों की जीविका का आधार है, परंतु आज भी इस क्षेत्र में खरीफ मौसम में हरियाली फैलाने वाली धान की फसल उगाने वाले अधिकतर किसानों को दो समय के भोजन हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यूं कहें कि ये कृषक ऐसी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण फसल उगाने हेतु लागत खर्च पर कोई नियंत्रण न होना, बाजार में उत्पाद के मूल्य में उतार चढ़ाव एवं प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, पाला तथा फसलों पर कीट व्याधियों एवं खरपतवारों का भयंकर प्रकोप है। ऐसे में किसान भाई काफी असमंजस की स्थिति में हैं तथा कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। धान की खेती में किए जाने वाले अनुसंधानों से खेती की नई तकनीकियां एवं नई किस्मों के आने के बावजूद भी कीट व्याधियों के प्रकोप में कोई कमी नहीं आई, जिसके कारण धान के उत्पादन को भारी क्षति हो रही है। देश की खाद्यान्न सुरक्षा की
मुख्य नाड़ी धान की फसल के उत्पादन को गिराने वाले कई कारण हैं, जो कि झकझोर देने वाले हैं। परिणाम स्वरूप धान के कम उत्पादन एवं आय की कमी के कारण किसानों की कमर टूट रही है, जिसमें एक मुख्य कारण धान की फसल में लगने वाले हानिकारक कीट एवं रोग हैं। मुख्यतः कीट व्याधियों के कारण कटाई के पहले 25 से 30% तथा कटाई के बाद 10% उत्पादन की क्षति हो रही है। फलस्वरूप किसान भाइयों के हाथ में इसका वास्तविक उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। ये हानिकारक कीट एवं रोग कृषि के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए भी एक अभिशाप है। आखिर यह परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई? फसलों को कीट व्याधियों से बचाने हेतु बिना सोचे समझे किसान आसानी से अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं, जो कि पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए घातक परिस्थिति पैदा कर रही है। देश में कपास के बाद धान की फसल में सबसे ज्यादा रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। भारत में प्रयोग किए जाने वाले कुल रासायनिक कीटनाशकों में 16% इस फसल पर प्रयोग होते हैं। इसलिए ये भयावह स्थिति पैदा हो गई है। हमें अब पता चल रहा है कि इसकी वजह से खाने वाला आहार, पीने योग्य पानी एवं हवा विषाक्त एवं प्रदूषित हो रहे हैं, जिसका उपयोग करने वाले मानव और पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। फसलों के हानिकारक कीट कीटनाशकों के प्रति सहनशील होकर और ज्यादा विकट परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। फसल को मदद करने वाले मित्र कीट इन रासायनिक दवाओं के प्रयोग से खत्म हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य के जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि यदि ज्यादा असरदार एवं आधुनिक रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया गया तो फिर कीट इसके प्रति अपनी सहनशीलता बढ़ा ले रहे हैं। यदि इसको एक वाक्य में बोला जाए तो कीटनाशकों पर ज्यादा पैसा व्यय कर रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर रहना अपनी खेती के साथ अपने आप को ही हानि पहुंचाना है। फिर भी भयावह स्थिति पैदा करने वाली ये फसल के हानिकारक कीट एवं रोगों को किस प्रकार नियंत्रित करना है, इसके लिए पर्यावरण मित्रवत मापदंड मार्ग क्या है? तो किसान भाइयों, इनके नियंत्रण हेतु पर्यावरण अनुकूल एवं मित्रवत उपायों को अपनाना ही एकमात्र रास्ता है। वैज्ञानिकों के द्वारा कीट व्याधि नियंत्रण करने हेतु जो सुझाव दिए गए हैं, वो ज्यादा सुरक्षित एवं कारगर उपाय हैं, जिसे हम समेकित नाशी जीव प्रबंधन कहते हैं। किसानों के अनुभवों के परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं, समेकित नाशी जीव प्रबंधन एक सबसे सुरक्षित, कारगर एवं अच्छा उपाय है। तो किसान भाइयों, समेकित नाशी जीव प्रबंधन के अंतर्गत जलवायु परिस्थिति के अनुसार फसल में लगने वाले कीट व्याधि को परीक्षण करके तथा लगने वाले कारणों का पता कर मानव संसाधन विकास के सभी मिले जुले प्रयास, जिससे हानिकारक कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर से नीचे बनाए रखने के लिए कम से कम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर गुणवत्ता युक्त निर्धारित मापदंड अनुसार उपज की प्राप्ति कर सकें। इसमें अपनाई जाने वाली विधि को समेकित नाशी जीव प्रबंधन या IPM कहते हैं, क्योंकि कम लागत में कीट व्याधि प्रबंधन हेतु समेकित नाशी जीव प्रबंधन या कहे कि IPM ही एकमात्र तारक मंत्र है। समेकित नाशी जीव प्रबंधन विधि कीटों के नियंत्रण हेतु एक बार रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करने मात्र से ही कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि बीज बुआई से लेकर उपज के विपणन तक प्रत्येक दिन तकनीकी ज्ञान के अनुसार प्राकृतिक विधियों को समाहित कर एवं वैज्ञानिक संस्तुतियों का अनुपालन कर इन कीटों एवं रोगों पर नियंत्रण करने वाला एक ब्रह्मास्त्र है, जो कि पर्यावरण मित्रवत एवं प्रदूषण रहित है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
लीची के बाग में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। लीची के बाग हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखे जा सकते हैं। वर्तमान में इनके फलों की तुड़ाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और इन बागों से अगले वर्ष भी अच्छा फल उत्पादन प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको अभी से ही लीची के बागों में कुछ समसामयिक कार्यों को करना जरूरी है। तो किसान भाइयों, कौन कौन से वो कार्य हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार सिंह। कि हमारे बाग में कम से कम समस्याएं आए और अधिक से अधिक हमको उपज प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो कुछ भी करना है वो फलों की तुड़ाई के बाद ही वो आपको करने हैं। जब आप फलों की तुड़ाई कर लेते हैं, इसके बाद आप क्या करें कि बाग में हल्की सी सिंचाई करके, यदि उसमें मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, तो हल्की सी सिंचाई कर दें। इसके बाद जब वो सूख जाए तो उसकी जो है गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद उसको गुड़ाई करने से क्या होगा कि जितने खरपतवार हैं, अवांछित वो हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कि तेज सिकेटियर से जितनी आपकी सूखी टहनियाँ हैं, जितने सूखी टहनियाँ हैं, उनको काटिए। काटने के बाद जो है उसके ऊपर जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है पेस्ट बना के जो है उसकी पुताई करते हैं। जिस दिन आप कटाई करते हैं, ये अनिवार्य है कि उसी दिन जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 3 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोर के जो आप पेस्ट बनाएंगे उससे खूब बढ़िया से वो करके स्प्रे कर दीजिए। इसमें ज़्यादा बेहतर तो ये रहता है कि आप जो है इसके बाद जो है आप क्या करिए कि ज़मीन की सतह से लेके मुख्य तने जो है ज़मीन की सतह से लेके 5 फीट तक आप बोर्डो पेस्ट से पुताई करते हैं। अब ये बोर्डो पेस्ट कैसे बनता है? 1 किलोग्राम चूना, 1 किलो और 10 लीटर पानी। आप 5 लीटर पानी में क्या करें कि 1 किलोग्राम चूना डाल दें और दूसरे 5 लीटर पानी में तुतिया डाल दें। दोनों को रात भर जो है भिगा रहने दें और अगले दिन जो है उन दोनों को मिलाते हुए जो पेस्ट बनेगा उसी को हम बोर्डो पेस्ट कहते हैं। इसको बनाते समय थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम जिस बर्तन में बनाते हैं वो बर्तन हमारा जो है धातु का नहीं होना चाहिए, कोई भी धातु नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ये है कि मिट्टी या सीमेंटेड जो हमारे हौद आते हैं, यदि उसमें बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद जो है मिलाते, जब दोनों घोल को हम मिलाते हैं, उसमें मिलाने के क्रम में भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि वो जो बांस की फट्टी वगैरह है उसको हिलाते हुए जो है उससे वो करते हैं। और यदि आप जो है ज़मीन की सतह इस पेस्ट से, ये हमने आपको बता दिया, आपको जितनी आवश्यकता हो इसी अनुपात में जो है आप बोर्डो पेस्ट बना लें और जमीन की सतह से लेकर मुख्य तने की पुताई जो है 5-5.5 फीट तक आप कर देते हैं तो बहुतेरी जो आपकी जो ये फफूंद जनित बीमारियां हैं जिससे आपके बाग अक्सर आक्रांत होते हैं उससे आप बच जाएंगे। इसके बाद हमें करना क्या चाहिए कि बाग में पेड़ की उम्र के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए। खाद एवं उर्वरकों के लिए जो है हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपका 10 साल के पौधे को हम बैस मान के चलते हैं, 10 साल का यदि लीची का वृक्ष है तो उसके लिए जो है 60 से 70 किलोग्राम सड़ी हुई कंपोस्ट खाद हो या इसकी आधी मात्रा आप यदि वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो आप इसकी आधी मात्रा भी ले सकते हैं। और 1 किलो से लेके 1000 ग्राम से लेके 1200 ग्राम तक नाइट्रोजन, 300 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक जो है फास्फोरस और 700 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक जो है आप पोटास, ये हम बता रहे हैं तत्व के रूप में जो है आप उनका व्यवहार करें। ये तो हम बता रहे हैं 10 साल के लिए। यदि आपका लीची का पेड़ और जब हम यदि आप बाग लगा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके बाग जो लगाए गए पेड़ हैं वो अच्छी तरह से, तो आपको क्या करना है कि 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1 साल के बाद जो खाद एवं उर्वरकों की मात्रा होगी, 1 साल का यदि पौधा है
तो जब आप 10 से भाग देंगे तो 6 से 7 किलोग्राम जो है सड़ी कंपोस्ट की खाद आ जाएगी। 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक नाइट्रोजन, 30 ग्राम से लेके 35 ग्राम तक फास्फोरस और 70 से 80 ग्राम जो है पोटास देते हैं। और ऐसे ही आपको बढ़ाते जाना है। यदि 2 साल का है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 है तो 3 से करिए, और इससे करते करते बढ़ते हुए क्रम में जाएगा और 10 साल के बाद ये मात्रा जो है स्थिर हो जाएगी। और जब तक इस पेड़ की मतलब आयु है तब तक यही मात्रा उनको दी जाएगी। यदि आप इस तरह से करते हैं तो पौधे को जो उपयुक्त खाद एवं उर्वरकों के माध्यम से तत्व मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। ये हमेशा रिंग में देना चाहिए। इनको देने का जो सबसे अच्छा समय है कि लीची की तुड़ाई आपने कर लिया, अब से लेके ये जो है जून का अंतिम सप्ताह से लेके जुलाई अगस्त 15 सितंबर तक जो भी आपको व्यवहार करना है 15 सितंबर तक कर लीजिए। और आपके बहुतेरे प्रश्न होता क्या है कि जब मंजर आता है उस समय किसान जो है घूमने लगता है, पूछने लगता है कि हमारा फल झड़ जा रहा है, उसके ऊपर मंजर नहीं है। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि पेड़ के ऊपर कितना फल लगे इस सब का निर्धारण ये होता है। कैसे निर्धारित होता है? ये इस बात पर निर्धारित होता है कि आपने बाग को किस ढंग से प्रबंधित किया है। जैसे मैंने बताया कि इस तरह से आप खाद उर्वरकों का व्यवहार करते हैं, इसको डालते हैं और क्लीन कल्टीवेशन करते हैं, साफ सुथरी खेती करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत उच्च गुणवत्ता का फल प्राप्त होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जिसका अतीत सुनहरे पलों से गुजरा हो, भविष्य को नहीं गुजरने दें अंधेरे में। अंधेरे को चीरती है ज्ञान की ज्योति। ज्ञान है जानकारी, आपकी, अपनों की, अपने आसपास की। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गोपालगंज के सुरेमन वर्मा ने। आपने हरी पत्ती वाली धनिया की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मसाला फसलों में पत्ती वाली धनिया की बात करें तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर बनी रहती है। तो जो किसान भाई हरी पत्तियों हेतु धनिया की खेती करके लाभ कमाना चाहते हैं वे इसकी खेती इस समय कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं हरी पत्ती हेतु धनिया की खेती के लिए भूमि और उसकी तैयारी पर। धनिया की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु जल निकास वाली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। अगर धनिया की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो इसके अंतर्गत राजेंद्र स्वाति, पूसा D20, पंत हरितिमा, LCC 133 प्रजातियां आपके लिए उपयुक्त हैं। बीज की खरीद किसी विश्वसनीय स्रोत से ही की जानी चाहिए। अगर बीज दर की बात करें तो पत्तियों के लिए उगाई जाने वाली फसल तुलना में बीज वाली फसल की उन्नत किस्मों का 12 से 18 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। भूमि की तैयारी से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद समान रूप से खेत में बिखेर दें। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। तदुपरांत 1 या 2 बार कल्टीवेटर या हैरो चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य दें ताकि मिट्टी भुरभुरी एवं खेत समतल हो जाए। आइए बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। अतः मिट्टी की जांच के बाद उर्वरक का प्रयोग करना लाभप्रद रहता है। यदि किसी कारणवश मिट्टी की जांच न हो सके तो 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में डालें। इसके अतिरिक्त 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। अतः 55 किलो यूरिया पहली सिंचाई के बाद तथा शेष 55 किलो यूरिया दूसरी सिंचाई के बाद उपरिवेशन द्वारा दें। बीजों की बुआई से पूर्व बीजों को 3 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अच्छी तरह मिलाकर बुआई करें।
खरीफ मौसम में धनिया की बुआई अगस्त एवं सितंबर माह में की जा सकती है। बीज को बोने से पहले उन्हें कुचल कर 2 भागों में कर लें और 10-12 घंटे पानी में भिगाने के बाद ही बुआई करें। अधिक उपज हेतु धनिया की बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद धनिया में पहली सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी सिंचाई 7 से 10 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। जब पौधे 4 से 5 सेंटीमीटर के हो जाएं, तब खेत से खरपतवार निकाल दें, हल्की गुड़ाई कर दें। इस फसल पर कोई भयानक नाशक जीव का आक्रमण नहीं होता है। धनिया स्वयं एक ट्रैप फसल के रूप में कार्य करता है एवं कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर मुख्य फसल को कीटों से बचाता है। जब पौधे 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं, तब घने पौधों को उखाड़कर हरी पत्ती के रूप में व्यवहार करें। साधारणतया बुआई के 40 से 45 दिनों बाद पत्तियों की कटाई प्रारंभ करते हैं तथा पुनः 15 दिनों के अंतर पर काटते हैं। इस प्रकार यदि वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती की जाए तो प्रति हेक्टेयर 50 से 75 क्विंटल हरी पत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल के विभिन्न हानिकारक कीट और रोगों के नियंत्रण पर विशेष जानकारी भाग 2। अधिक उत्पादन हेतु टिश्यू कल्चर पौधे से केले की रोपाई पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर दाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।